Hello student, welcome to Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे कुछ डेफिनेशंस जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर में। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों आपको पता ही है कि एक मेटल में बहुत सारे एटम्स होते हैं और उन एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए वो एटम से बाहर निकल जाते हैं और मेटल में फ्रीली जो है मूव करना शुरू कर देते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर नहीं निकलते, वो सिर्फ एटम के लास्ट शेल से बाहर निकलते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रोमिंग फ्रीली इनसाइड द मेटल। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मेटल की सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं जाते, क्योंकि जैसे ही ये मेटल की सरफेस को छोड़कर बाहर जाने की कोशिश करते हैं मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को दोबारा मेटल के अंदर खींच लेते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि इन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से बाहर निकालना है तो मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे आप एनर्जी लेते हो ना, वैसे इन इलेक्ट्रॉन्स को भी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आप कैसे एनर्जी लेते हो? कोई बॉर्नविटा से एनर्जी ले रहा है, कोई हॉर्लिक्स से एनर्जी ले रहा है और कोई रेड बुल पी रहा है। वैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स को भी डिफरेंट डिफरेंट वे से हमें एनर्जी देनी पड़ेगी और वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए? वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। अब वर्क फंक्शन क्या होता है? तो वर्क फंक्शन इज minimum amount of energy required to eject an electron from the metal surface. कि मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं बच्चों, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, डिनोटेड बाय W0 और φ0। इन दोनों के साथ इसको डिनोट किया जाता है और यूजुअली जो इसको मेजर किया जाता है बच्चों, इसका मेजरिंग यूनिट है जो दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड यू नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 raised to power minus 19 जूल। मेजरिंग यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पर ऐसा यूनिट आपको पता है एनर्जी का जूल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1.6 into 10 raised to power minus 19 से मल्टीप्लाई करके। अब बच्चों हर एक मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है वो अलग होता है। हर मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अलग एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेटल की बात करें तो सबसे कम जो वर्क फंक्शन होता है वो सीजियम मेटल का होता है, दैट इज योर 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेटल में सबसे कम इसका जो है वर्क फंक्शन है। और अगर बात करें सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा है बच्चों प्लेटिनियम का। प्लेटिनम से अगर आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मिनिमम उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीजियम सबसे लोएस्ट वर्क फंक्शन वाला होता है और प्लेटिनियम का सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन होता है। अब ये वर्क फंक्शन या हम बोले ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को देंगे कैसे? आपने तो बॉर्नविटा से ले ली एनर्जी, आपने तो रेड बुल से ले ली एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? तो इस इलेक्ट्रॉन को किस किस वे से एनर्जी दे सकते हैं और किस तरह इस इलेक्ट्रॉन को हम मेटल से बाहर निकालेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। एंड ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज उन इलेक्ट्रॉन एमिशन की डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो पहले अगर कोई बोले व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन, प्रोसेस ऑफ इजेक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब टाइप्स की बात करते हैं इसकी। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, तो बच्चे सबसे पहला जो एमिशन का मेथड है वो है थर्मल एमिशन।
अब देखो बच्चे, इसके नाम से ही पता लग रहा है, थर्मल का मतलब हीट। तो इस मेथड में आप क्या करोगे, आप मेटल को हीट करोगे, और जैसे ही आप मेटल को हीट करोगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको थर्मल एनर्जी मिलेगी, और जैसे ही वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर चला जाएगा। तो इसमें आप क्या करोगे, हीटिंग ऑफ मेटल, ये इसमें आप करोगे। ठीक है, मेटल को हीट करोगे, और इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स बच्चे बाहर निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड आउट इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जो बाहर निकले, इजेक्टेड आउट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड थर्माइन्स। ठीक है, ये याद रखना। तो इसमें मेटल को हीट करना है, हीट करते इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलते ही वो बाहर निकल जाएंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, थर्माइन्स। अब सेकंड मेथड क्या है, सेकंड इज योर फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या है बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, मेटल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख देंगे, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गई। यहां पे वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नियर अबाउट 10⁸ वोल्ट पर मीटर के अबाउट ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो मेटल के अंदर है उन पे फोर्स लगाती है, और उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिलती है कि वो इस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। तो इस मेथड को कहते हैं फील्ड एमिशन। इसमें किया क्या हमने, मेटल इज प्लेस्ड इनसाइड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड मेथड है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा चैप्टर आपका इसके बेस है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन में आपको प्रॉपर लिखवाता हूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने जो एनर्जी देनी है इलेक्ट्रॉन को, वो आपने लाइट से देनी है। आप मेटल पे लाइट फेंकोगे, वो लाइट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई, वो तो नेसेसरी कंडीशन है, अगर आपकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपकी एनर्जी जैसे ही वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और इस केस में आप कैसे बाहर निकालोगे, आपको लाइट जो है वो इंसिडेंट करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, electrons get emitted from metal। ठीक है, तो जब लाइट गिरेगी मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो जाते हैं बाहर। तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं बच्चों, उनको क्या बोलेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ, उनको बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस केस में बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो एक वर्ड लिखा है मैंने, सुटेबल फ्रीक्वेंसी। लेटर ऑन इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, कि कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं निकाल सकती इलेक्ट्रॉन को। कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं लाइट की, जिनसे ज्यादा अगर वैल्यू होगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। ये आप लेटर ऑन इस चैप्टर में पढ़ोगे। अब जो लास्ट मेथड है वो है हमारा सेकेंडरी एमिशन। अब सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है भाई, हम क्या करेंगे, मेटल के ऊपर हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम को फेंकेंगे, जिसको निकालना है उसी की हाई एनर्जी बीम इसके ऊपर फेंक रहे हैं। तो मैंने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम इसके ऊपर फॉल करवाई। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फॉल करेंगे हाई एनर्जी के, तो वो क्या करेंगे, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर है उनको अपनी एनर्जी जो है ट्रांसफर करेंगे, जिसके कारण उनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या हो जाएंगे, एमिट हो जाएंगे। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स आए, टकराए, अपनी एनर्जी ट्रांसफर की, और उन्होंने क्या किया, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए, जिनको क्या बोल दिया हमने, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन।
सो दीज आर द 4 पॉसिबल वेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, जिसमें से आप अब इस चैप्टर में पढ़ोगे इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पूरा चैप्टर आपका इसी इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो बच्चों अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं लाइट के फॉल होने से, ये सबसे पहले पता किसे चला? तो ये जो पता चला है ये पता लगा हर्ट्ज को सबसे पहले। हर्ट्ज आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में, जो आपका यूनिट नंबर 5 है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि हर्ट्ज जो साइंटिस्ट था उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी की थी। तो ड्यूरिंग हिज डिस्कवरी ही फाउंड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। उसको कुछ चीजें पता चली। क्या पता चला उसको? पहले तो ये उसका सेटअप था जिसमें उसने एक इंडक्शन कॉइल ली थी और उसके साथ 2 प्लेट्स कनेक्टेड की थी, मेटल प्लेट्स। उसके साथ ये सॉलिड्स थे मेटल के। तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया था, जहां पे जिसके कारण यहाँ पे हाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया था, जिसके कारण क्या होता था, इसके पास वाली जो एयर थी, इन मेटल सफेयर के जो बीच में जो एयर थी वो क्या हो जाती थी, वो एयर जो है उनमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने शुरू हो जाते थे, क्योंकि वो आयनाइज हो जाती थी। इतना ज्यादा पोटेंशियल था कि जो एयर में एटम्स थे उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हो जाते थे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ इकट्ठे होने शुरू हो जाते थे, और यहां पे उसको क्या दिखता था, उसको स्पार्कलिंग दिखती थी, क्योंकि करंट फ्लो हो गया। वैसे तो एयर इंसुलेटिंग मीडियम है, पर ड्यू टू हाई वोल्टेज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इतना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर दिया उसने कि यहाँ पे अंदर जो एयर थी आपकी वो क्या हो गई, आयोनाइज्ड, और इलेक्ट्रॉन्स जो है एयर से निकल के कहां जाने शुरू हो गए, पॉजिटिव प्लेट पे, जिसके कारण करंट फ्लो हुआ। और इस करंट के कारण उसने क्या देखा था कि यहां पे भी जो है करंट फ्लो होना शुरू हो गया, यहां पे भी उसको क्या दिखती थी, स्पार्कलिंग। वो स्पार्कलिंग से उसे क्या पता चला, स्पार्कलिंग से उसे पता चला कि सॉलिड ये जो मेटल अफेयर्स है इसमें से क्या हो रहा है, करंट जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, और करंट एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का मतलब क्या है कि इधर से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जा रहे हैं। उसने क्या फाइंड किया कि जब इन सफेयर्स के ऊपर लाइट को इंसिडेंट किया, उसने इन सॉलिड सफेयर्स के ऊपर, जो मेटल के सफेयर थे, इनके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाई। लाइट इंसिडेंट से क्या हुआ, उसने देखा कि जो स्पार्कलिंग है, स्पार्कलिंग बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। स्पार्कलिंग इंक्रीज होने का मतलब क्या है, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ जाना शुरू हो गए, तभी स्पार्कलिंग बढ़ी, तभी करंट बढ़ा। तो सबसे पहले जिसको पता चला कि भी लाइट फॉल करने से मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, वो था हर्ट्ज। हाँ, पर इसने इसके बारे में इतना डीप स्टडी नहीं किया, इसने बस एक आइडिया सा दिया। इसकी स्टडी को जो है आगे फर्दर किसने प्रोसीड किया, हेल्वच एंड लेनार्ड। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, हेल्वेच और लेनार्ड ने, और उन एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी। तो अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, और वो टॉपिक जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से समझ। तो बच्चों ये था हेल्वच और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इन लोगों ने क्या किया, इन दोनों ने एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ली, एक ग्लास ट्यूब थी जिसमें वैक्यूम क्रिएट कर लिया। यहाँ पे एक प्लेट थी, फोटो सेंसिटिव मेटल की प्लेट ली, मतलब ऐसी प्लेट जिसपे अगर लाइट फॉल करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो एक फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट सी, जिसको कैथोड भी बोल देंगे, और यहाँ पे एक दूसरी प्लेट थी, ये कलेक्टर प्लेट बोलते हैं इसको, या इसको अनोड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टर प्लेट या अनोड भी बोले। यहां पे एक माइक्रो एमीटर लगाया हुआ है और बैटरी कनेक्ट की। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड के साथ है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इधर एनोड के साथ लगा है, और ऊपर आपको एक विंडो दी है, क्वार्ट्ज की विंडो है। अब देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, मैंने यहां पे एक स्विच लगा दिया या की लगा दी, सपोज करो। इस की को मैंने ऑन किया। जैसे ही मैंने इस की को ऑन किया, मैंने देखा सर्किट में कुछ नहीं हो रहा, सर्किट चल ही नहीं रहा। इस माइक्रो एमीटर में से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, करेगा भी कहां, सर्किट तो इनकम्प्लीट है भाई।
कैथोड और एनोड के बीच में इतना तो वैक्यूम है, इतना तो गैप क्रिएट किया हुआ है। कहां यहां से आपका इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छा एक और चीज, यहां पे ना कैथोड आपका जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा और जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ये चीज का ध्यान रखना। कैथोड नेगेटिव के साथ है और एनोड जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है। अब कुछ नहीं हुआ, स्विच ऑन करा पर करंट नहीं आया। आएगा भी कहां, क्योंकि कुछ भी नहीं है, सर्किट ही नहीं कंप्लीट। अब हमने क्या किया, हमने यहां से इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाई। इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर मैंने लाइट इंसिडेंट करवाई, लेट इट बी यूवी रेज। मैंने यूवी रेडिएशंस फॉल की। जैसे ही इसके ऊपर बच्चों लाइट फॉल हुई, मुझे माइक्रो एमीटर में कुछ हलचल दिखनी शुरू हुई। मुझे नहीं, इन दोनों को, ऐसे इन दोनों को माइक्रो एमीटर में कुछ हलचल दिखनी शुरू हो गई। माइक्रो एमीटर रीडिंग देना शुरू कर दिया। अगर उसमें रीडिंग आई है तो सर्किट में करंट फ्लो कर गया, और अगर सर्किट में करंट फ्लो किया है बच्चों, तो उसका मतलब कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो किए होंगे। सर्किट तो तभी कंप्लीट होगा ना जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आएगा, और लाइट फॉल करते ही ये चीज होनी शुरू हो गई, जिससे उनको पता लग गया कि जैसे ही आप लाइट फॉल करवाते हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन कहां जाने शुरू हो जाएंगे, वो एनोड के पास जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो कौन से पोटेंशियल पे है, पॉजिटिव पोटेंशियल, और आपको सर्किट पे मिल जाएगा करंट। पर कंडीशन कि ये जो एनर्जी है इसकी एनर्जी ये मेटल के वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। जो भी पढ़ोगे सबसे पहली कंडीशन यही है कि एनर्जी ऑफ दैट इंसिडेंट लाइट शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही। ठीक है ना। तो यहां पे करंट फ्लो होना शुरू हो गया, जिससे ये कंक्लूजन मिला कि भी हाँ इलेक्ट्रॉन निकलते। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज कर दी। अब उसके बाद इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की। अब ये बहुत कुछ कर रहे थे, इसके साथ छेड़खानी कर रहे थे, कभी कुछ बढ़ा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्होंने रिजल्ट देखे। तो सबसे पहला जो इन्होंने किया, इन्होंने इंटेंसिटी का इफेक्ट देखा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, कि अगर मैं लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाना शुरू कर दूं, जो लाइट इसके ऊपर गिर रही। अब इंटेंसिटी कैसे बढ़ाई इन्होंने इस यूवी रेस के सोर्स को पास लेके आना शुरू कर दिया, क्योंकि आप देखो जब आप लाइट के पास जाते हो तो लाइट की इंटेंसिटी जो आपकी आंखों में पड़ती है वो ज्यादा हो जाती है ना। जितना आप सोर्स के पास जाओगे या सोर्स आपके पास आएगा, उतनी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इसी तरह इन्होंने इस सोर्स की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए सोर्स को धीरे धीरे पास लाना शुरू कर दिया। तो क्या इन्होंने देखा कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही थी, ये इंटेंसिटी, यहां पे करंट, यहां पे इंटेंसिटी, दिस इज करंट। तो जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ी, इन्होंने देखा करंट भी क्या होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। ये ग्राफ यहां पे आया। ये ग्राफ इन्होंने एक्सपेरिमेंटल किया था। ये अपनी इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्होंने देखा करंट भी बढ़ना शुरू हो गया, और इस करंट को क्या नाम दे दिया इन्होंने, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स को तो आपको पता ही है, जो निकले थे उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट आया उनको नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, हमारा जो करंट है वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। अब इनके पास एक्सप्लेनेशन जीरो, एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं थी इनके पास सिर्फ ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट थे। एक्सप्लेनेशन के लिए कोई और आया। तो अभी हम इनके सिर्फ रिजल्ट्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे किसने इनकी एक्सप्लेनेशन दी। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन इनकी क्या थी, देखो। सेकंड इज योर इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन अनोड प्लेट। अब ये अनोड प्लेट पे जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाना शुरू करेंगे। इन्होंने क्या किया, अनोड प्लेट के जो पोटेंशियल था, पॉजिटिव पोटेंशियल पे था ना, ये पॉजिटिव पोटेंशियल वोल्टेज बढ़ानी शुरू कर दी। अब उससे इनको क्या मिला, देखो, इन्होंने
जैसे जैसे इन्होंने वोल्टेज बढ़ाई वैसे वैसे इनका करंट क्या होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाई इन्होंने, अनोड पोटेंशियल इस तरफ अनोड वोल्टेज है, ठीक है। तो जैसे जैसे इन्होंने वोल्टेज बढ़ाई इनका करंट जो है राइज करना शुरू हो गया, और एक पॉइंट के बाद इन्होंने देखा अब वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, पर करंट क्या हो गया इनका, कांस्टेंट हो गया। तो मतलब करंट ने मैक्सिमम वैल्यू गेन कर ली। इस करंट को बोलते हैं हम सैचुरेशन करंट। मैक्सिमम वैल्यू जो उसने गेन कर ली। अब जितना मर्जी वोल्टेज आप बढ़ा दो आगे, ये जो करंट है ये नहीं बढ़ेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू गेन करेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने बोला कि कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड से निकलेंगे। अब ये भी याद रखना बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट से निकलते हैं ना, मेटल प्लेट से निकलते हैं, उन सभी की जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं होती, उन सभी की किनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। ऐसा क्यों, क्योंकि जब वो मेटल से निकलते हैं तो मेटल के अंदर उनके कोलिजन हो सकते हैं ना निकलते समय, तो कुछ एनर्जी वो वहां लॉस कर सकते हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो सेम मेटल से निकलते हैं सेम लाइट के कारण, उनकी किनेटिक एनर्जी सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, उनकी वेलोसिटी सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ ये बाहर निकलेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं बहुत स्पीड के साथ, तो एनोड पे इतना पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं था स्टार्टिंग में कि उसने 100 के 100 कलेक्ट कर लिए। मान लो वहां से 100 निकल रहे थे और इसने एनोड ने जो है पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट कर लिए, क्योंकि इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं था कि सभी को अपनी तरफ खींचेगा। पर जैसे जैसे आप पोटेंशियल इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हो इस तरफ अनोड की तरफ, ठीक है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो मैं पॉजिटिव वैल्यू बढ़ा रहा हूं इसकी। तो जैसे जैसे मैं पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं ये ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। पहले 10 आए थे, फिर 20 इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो गए, मैंने और पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाई, 20 से 50 हो गए, मैंने और बढ़ाई, 60 हो गए, 70 हो गए। एक वोल्टेज ऐसी है जिसपे वहां से 100 निकल रहे थे, ये सारे के सारे को अट्रैक्ट कर रहा था, वहां से 100 निकल रहे थे, ये सारों को फिर अट्रैक्ट कर रहा था। अब अगर आप वोल्टेज और भी बढ़ाओगे तो ऑलरेडी पिछली वोल्टेज पे ही वो सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर रहा था, अब आप बढ़ाते भी जाओगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकाल तो नहीं रहा ना, ये तो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर रहा है। और अगर उधर से 100 इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे हैं, 100 को तो ये पहले ही इकट्ठे कर रहा था। अब आप वोल्टेज बढ़ाते भी जाओगे तब भी क्या होएगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी कलेक्ट हो रहे हैं। तो जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी जितने निकल रहे हैं उतने कलेक्ट हो रहे हैं, तो करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, अपनी मैक्सिमम वैल्यू गेन कर चुके हैं। जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सारे इकट्ठे कर रहे हैं। तो अब मैं वोल्टेज अगर और भी बढ़ाऊंगा तो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे करते जा रहे हो, रुकोगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे आप इकट्ठे करते जाओगे। तो ऑलरेडी वो पिछली वोल्टेज पे इकट्ठे हो चुके हैं, उसके बाद अगर वोल्टेज बढ़ेगी भी तो कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। अब दूसरी चीज इन्होंने क्या किया, पॉजिटिव पोटेंशियल की जगह अब अनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, मतलब बैटरी रिवर्स कर दी। अब इन्होंने कैथोड पॉजिटिव पे कर दिया और एनोड किस पे कर दिया, नेगेटिव पे, मतलब एनोड पे नेगेटिव वोल्टेज देनी शुरू कर दी। उससे क्या हुआ देखो, एनोड ने नेगेटिव वोल्टेज देने से क्या होगा, एनोड अब इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। मान लो कि पहले इस पे कम नेगेटिव वोल्टेज थे, तो 100 में से इस एनोड प्लेट ने क्या किया, सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं रुकेंगे इससे, क्योंकि कई इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड से आएंगे और उनको ये रिपेल नहीं कर पाएगा। तो मान लो 100 में से 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास आने शुरू हो गए, बाकी रिपेल हो गए, ठीक है, बाकी पहुंचे ही नहीं इसके पास। 10 इलेक्ट्रॉन जो है इसने कलेक्ट करने शुरू कर दी। अब आपने क्या किया, आपने और नेगेटिव वोल्टेज बढ़ा दी कि हमने उसको भी इकट्ठे नहीं करने देना। अब क्या हुआ, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन की जगह अब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन सिर्फ। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं तो क्या होगा, करंट और कम हो जाएगा, क्योंकि आपने इधर नेगेटिव वोल्टेज बढ़ा दिया, रिपल्शन बढ़ गई, ठीक है। तो धीरे धीरे करंट क्या होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। और एक वोल्टेज ऐसी आई जहां पे क्या हुआ, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं पहुंचा, धीरे धीरे कम हो रहे थे ना। आपने नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाई, 10 से 5 पहुंच रहे हैं, और बढ़ाई 5 से 3 हो गए, और बढ़ाई 3 से 1 हो गया, और लास्ट में आपने उस इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया, उस इलेक्ट्रॉन को भी आने नहीं दिया। तो उस वोल्टेज पे जहां पे करंट सर्किट में 0 हो जाता है उसको बोलते हैं बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग
पोटेंशियल, नेगेटिव वैल्यू जो आप अप्लाई कर रहे हो नोड प्लेट पे, जिसके कारण आपने क्या किया, जो सबसे ज्यादा स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन था आपने उसको भी रोक दिया, क्योंकि लास्ट में वही इलेक्ट्रॉन रुका होगा जो उधर से बहुत हाई एनर्जी से आ रहा होगा। तो इस पोटेंशियल ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को रोक दिया जो सबसे हाई स्पीड पे आ रहा था, और जिसके कारण अब क्या हो रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, और सर्किट में करंट कितना हो गया, 0। तो दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसको और क्या बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल। दो नाम है इसके, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। और ये जो आपका इस तरफ है ये हमें शो कर रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये ग्राफ था कि अगर आप एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और अगर आप नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट कम होना शुरू हो जाएगा, और एक वोल्टेज ऐसी आएगी जिसपे क्या करोगे आप लास्ट इलेक्ट्रॉन को भी रोक दोगे, जिसकी किनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा। क्लियर हो गया। अब इस ग्राफ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि इस स्टॉपिंग पोटेंशियल ने क्या काम किया, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल ने उस इलेक्ट्रॉन को रोका है जिसकी किनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा थी, और वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उस वर्क डन को करने के लिए कितना का, उस वर्क डन को करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जितनी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी, जो निकला होगा सबसे ज्यादा किनेटिक एनर्जी से। तो ये जो वर्क डन स्टॉपिंग पोटेंशियल ने किया वो किसके इक्वल होगा, उस इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी के, तभी रोका होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी। वर्क डन किसके इक्वल होता है, आपने पढ़ा है पोटेंशियल चैप्टर में कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो वर्क डन इज चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रॉन ई, पोटेंशियल इज वी नॉट, तो किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आगे काम आएगा कि कभी भी अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दी है तो वो किनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा, जितनी किनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या लगेगा, ज्यादा। क्लियर हो गया ये ग्राफ। अब इन्होंने यही ग्राफ बच्चों 3 डिफरेंट लाइट्स के लिए बनाई, जिनकी क्या थी, फ्रीक्वेंसी सेम थी, इंटेंसिटी अलग अलग थी। 3 लाइट्स ली, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, पर इंटेंसिटी उनकी क्या है, अलग अलग। तो उससे हमें क्या मिला, क्या रिस्पॉन्स मिला उस ग्राफ का, वो देखते हैं। ये ग्राफ कैसा बना देखो, पहले फर्स्ट लाइट आई I1 इंटेंसिटी की, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बना, वही सेम कि जब तक आप अनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हो तब तक करंट बढ़ेगा, और जब नेगेटिव देनी शुरू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एक टाइम पे क्या हो जाएगा, 0। और उस वोल्टेज को क्या कह दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इधर क्या हमारा करंट, ठीक है, ये करंट है। फिर मैंने ये सेम एक्सपेरिमेंट, मैंने नहीं इन्होंने, ठीक है, फिर इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट एक I2 इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ की, जिसकी इंटेंसिटी I1 से ज्यादा थी, पहले से ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट आई, पर फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। अब ये ग्राफ जब बना तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बना, देखो I1 इंटेंसिटी और I2 इंटेंसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम करंट है वो चेंज हो गया, क्योंकि फर्स्ट जो ग्राफ आपने किया था उससे क्या ऑब्जर्वेशन आई थी, जिसकी ज्यादा इंटेंसिटी उसका ज्यादा करंट। तो I2 की इंटेंसिटी ज्यादा थी, तो इन्होंने करंट भी क्या देखा कि करंट भी I2 का जो मैक्सिमम करंट था, सैचुरेशन करंट, वो क्या आया, ज्यादा है। पर स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम आया। कहते चलो एक बार और कर लेते हैं। अब क्या किया इन्होंने, I3 इंटेंसिटी की लाइट ली, वो सबसे ज्यादा थी, उसके लिए ग्राफ बनाया। जब उसके लिए ग्राफ बनाया तो देखा ऐसा ग्राफ बना, सैचुरेशन करंट जो है वो ज्यादा आया, आएगा भी क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा थी, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल वो इसका भी क्या आया, यही से वी नोट। तो इस ग्राफ से कंक्लूजन क्या मिला उसको, कहता कि करंट, हाँ भी करंट ठीक है, करंट आपका जिसकी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उसका ही ज्यादा करंट होगा, है ना, जिस लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा वो करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। पर जो भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, कहता ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी तीनों की अलग अलग, स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों का सेम, तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये यहां से कंक्लूजन आया, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज independent
ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये इस ग्राफ का कंक्लूजन था। और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं डिपेंड करता इंटेंसिटी पे, तो इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी भी नहीं करेगी, क्योंकि इस फॉर्मूले में देखो किनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के किसके इक्वल है, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। और अगर इंटेंसिटी से स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा, तो किनेटिक एनर्जी भी नहीं चेंज हो रही। इसका मतलब किनेटिक एनर्जी भी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। अब इन्होंने क्या किया, सेम ग्राफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर सेम इंटेंसिटी वाले के लिए बनाई। अब लाइट ले रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, पर इंटेंसिटी क्या ले रहे हैं उनकी सेम। तो अब देखते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है। अब लाइट की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग लेंगे, पर इंटेंसिटी क्या रहेंगी सेम। तो पहले इन्होंने क्या किया, ν1 फ्रीक्वेंसी की लाइट ली, तो सेम ग्राफ कुछ ऐसा बना। ठीक है, वो तो कॉमन ही था, पता ही था कि आप नोड बढ़ाओगे पोटेंशियल पॉजिटिव तो करंट बढ़ेगा, और आप अगर नेगेटिव में करोगे तो करंट क्या होएगा, कम होगा। So this is corresponding to ν1 फ्रीक्वेंसी। अब दूसरा ग्राफ बनाया इन्होंने ν2 फ्रीक्वेंसी के लिए, जो फ्रीक्वेंसी क्या थी, ν1 से ज्यादा, पहले से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट ली। हुआ क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल में आ गया चेंज, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो गया, पर इंटेंसिटी का सेम होने के कारण सैचुरेशन करंट क्या रहा, सेम। क्योंकि सेकंड ऑब्जर्वेशन यहां पे सेकंड ग्राफ से क्या आई थी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, पर करंट तो करता है ना। और अगर इंटेंसिटी सेम है तो करंट भी क्या रहेगा, सेम। और इंटेंसिटी दोनों की सेम थी, इसलिए सैचुरेशन करंट भी क्या है, दोनों का सेम। अब इन्होंने क्या किया, एक ν3 फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ बनाया। ν3 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी। अब उसमें इन्होंने चेक किया तो सैचुरेशन करंट उसमें भी सेम आया, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, उसका बढ़ गया। तो सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल आया V3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना। V03 सबसे ज्यादा है, V02 उससे कम, और V01 फर्स्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे कम। तो इससे क्या कंक्लूजन मिला बच्चों, इससे ये कंक्लूजन मिला कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। ठीक है, जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी का निकलेगा, और उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा। यहां से ये ऑब्जर्वेशन मिली। और एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब जो एनर्जी है लाइट की वो क्या होगी, वर्क फंक्शन से ज्यादा, नहीं तो ये कुछ नहीं होगा। ये कंडीशन याद रखना, वो तो मस्ट है कि वो होना जरूरी है, तभी होगा ये सब कुछ। क्लियर हुआ ये चीज। तो यहां से हमें ये दो ऑब्जर्वेशन मिली इन ग्राफ से। ठीक है, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज independent of intensity and stopping potential depends on frequency of light, which in turn kinetic energy is also independent of intensity and depends on frequency of light। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल की रेशो निकालनी है ना, जैसे मान लो कि मुझे V02 ओवर VO1 सेकंड के स्टॉपिंग पोटेंशियल ओवर फर्स्ट की स्टॉपिंग पोटेंशियल की रेशो निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनकी फ्रीक्वेंसी की रेशोज निकाल लूंगा। जो फ्रीक्वेंसी की रेशो आएगी वही किसकी रेशो आएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की रेशो आएगी। क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी। अब इन्होंने आगे क्या किया वो देखो। तो इसके बाद बच्चों इन्होंने फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ये चेक करेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या चेंज है। तो इन्होंने देखा कि इनका ग्राफ कुछ ऐसे बना, यहां है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और यहां है आपकी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो इन्होंने क्या देखा बच्चे, एक मेटल लिया, उस पर ये लाइट आ रहे थे और पहले फ्रीक्वेंसी कम थी। तो जब फ्रीक्वेंसी कम थी इन्होंने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो था। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रोकने के लिए कोई पोटेंशियल लगाना ही नहीं पड़ा।
और अगर आपको इलेक्ट्रॉन रोकने के लिए कोई पोटेंशियल लगाना ही नहीं पड़ा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, है ना। तो इन्होंने देखा कुछ वैल्यू तक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो था, मतलब कुछ वैल्यू तक इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं। और उसके बाद अगर मैं बढ़ाता गया एक वैल्यू के बाद ये जो है इनके बीच का जो वेरिएशन था वो स्ट्रेट लाइन आ गया। मतलब अब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी से पीछे या इस फ्रीक्वेंसी तक स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था, जीरो। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि पेपर में आपको इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो मैं ये भी लिख देता हूं यहां पे, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट is possible, या लिख दो below which, और या लिख दो below which no photoelectric effect is possible, और लिख दो below which no electron get ejected out from metal surface। इस फ्रीक्वेंसी के बिलो अगर आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी हुई ना तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अब याद है जब मैंने ये डेफिनेशन स्टार्टिंग में लिखी थी तो वहां पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी लिखी थी, उसका यही मतलब है कि आपकी जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है ना वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और मूव करेगा। क्लियर हुआ ये चीज। निकल जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे भी जाता है पर निकल के वो सरफेस पे आ जाएगा, मूव नहीं करेगा। अगर आपने मूव करवाना है इलेक्ट्रॉन को तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो क्या होनी चाहिए, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इससे कम हुई तो नहीं निकलेगा। तो यही डेफिनेशन है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन गेट इजेक्टेड आउट फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ ये चीज। उसके बाद क्या हुआ, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए और आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब इन्होंने क्या किया, ये कोई ए मेटल के लिए ग्राफ बनाया था, अब इन्होंने कोई बी मेटल, कोई दूसरा मेटल उठाया, उसके लिए ट्राई कर लेते हैं। जब उसके लिए ये ट्राई किया तो क्या हुआ, उसमें भी ऐसे हुआ, पहले कुछ वैल्यू के लिए इलेक्ट्रॉन जो है निकले ही नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो था। तो उसकी सपोज करो बढ़ाते गए यहां पे जाके निकला, तो उसका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी वो ये थी, बी नॉट लिखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, और मैंने ये बी लिख दिया फॉर बी मेटल, ये मैंने ए लिख दिया फॉर ए मेटल। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो दूसरी चीज हमें ये पता चली कि जो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये डिफरेंट है डिफरेंट मेटल्स के लिए, इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट वैल्यूज। तो वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। अब हैरान तो वो यहां पे हो गए जब उन्होंने देखा कि इसके बाद जो इसका ग्राफ बना बच्चों वो बिल्कुल पैरेलल बी मेटल के लिए राइज किया स्टॉपिंग पोटेंशियल, पर ग्राफ क्या बने, दोनों पैरेलल। अब अगर ग्राफ पैरेलल बने तो क्या मतलब आया, क्या कंक्लूजन मिला इससे, और इससे ये कंक्लूजन मिला कि स्लोप ऑफ वी नॉट न्यू ग्राफ इज कांस्टेंट। पैरेलल है तो इनकी स्लोप कांस्टेंट, सेम स्लोप। अब चाहे सी मेटल के लिए करते चाहे डी मेटल के लिए करते, हाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग आती पर स्लोप क्या आई, सेम। तो इस ग्राफ से आपको ये कंक्लूजन मिला, पहला कि एक वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की जिससे कम वैल्यू हुई अगर आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी की तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद इस ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, इनके पास एविडेंस क्या था, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था, हर बार ऐसा ही हो रहा था। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के बेस पे इन्होंने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लॉस बना दिए, जो हुआ उन पे इन्होंने लॉस बना दी। तो 4 लॉस बने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, अब उसके बारे में बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या था
कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना ही करंट क्या होगा, ज्यादा, प्रोवाइडेड एनर्जी ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये साथ में कंडीशन है इसकी, ठीक है। सेकंड क्या है, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई, आपकी नहीं, लाइट की, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन कैन बी emitted howsoever high be the intensity। अगर फ्रीक्वेंसी कम है ना तो जितनी मर्जी इंटेंसिटी ज्यादा डाल दो उस पर, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला, ठीक है। उसके बाद थर्ड है अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और कैनेटिक एनर्जी, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कैनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा और उतना ही कैनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा। और फोर्थ, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। मतलब इसको कितना टाइम लगता है, 10⁻⁻⁹ सेकेंड्स, इतना कम टाइम लगता है। लाइट गिरी, अगर एनर्जी ज्यादा है, नैनो सेकेंड्स में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फुर हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ये उन्होंने देखा वहां से। तो दीज आर द 4 बेसिक्स लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो, इनको एक्सप्लेन करने के लिए ना, लाइट की जो वेव थ्योरी थी, जो आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ी, वो फेल हो गई। लाइट की वेव थ्योरी इनको समझा नहीं पाई, जो जो ये आ रहे थे ऑब्जर्वेशंस। तो फेलियर क्या हुई वेव थ्योरीज की, अगला टॉपिक हमारा वो है। तो देखो, फेलियर में सबसे पहला फेलियर क्या है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, अगर आपके मेटल के ऊपर हाई इंटेंसिटी की जो है लाइट फॉल हो रही है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स इससे कंटिन्यूसली एनर्जी क्या करते रहेंगे, ऑब्जर्व। इसने बोला कि कंटिन्यूसली जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करेंगे एनर्जी, और जब ये इमिट होंगे बाहर तो इनकी जो कैनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा। ये वेव थ्योरी बोली कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन उससे कंटिन्यूसली एनर्जी चूसते रहेंगे, चूसते रहेंगे, चूसते रहेंगे, और जब ये बाहर निकलेंगे तो इनकी कैनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा। तो इनके अकॉर्डिंग कैनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इंटेंसिटी की। पर एक्सपेरिमेंट में क्या था, इंटेंसिटी पे कैनेटिक एनर्जी डिपेंड ही नहीं करती थी, कैनेटिक एनर्जी तो सिर्फ डिपेंड ही फ्रीक्वेंसी पे कर रही थी। तो यहां पे पहली फेलियर आ गई हमारी वेव थ्योरी की, फेल हो गई, फ्लॉप। अब सेकंड क्या हुआ, सेकंड कहते हैं कि अगर एक मेटल पे हाई इंटेंसिटी की जो लाइट है वो फॉल हो रही है, मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी चाहे कम ही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, फिर भी ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी क्या करेंगे, ऑब्जॉर्व करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। एक टाइम पे कहते हैं इनकी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की, वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी। चाहे इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम ही क्यों ना हो, कहते एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन उससे कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते 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 क्या कर लेगा, इतनी एनर्जी गेन कर लेगा कि उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, फ्री हो गए। पर मतलब इन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं वेव थ्योरी ने, इन्हें पता ही नहीं था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। अरे भाई, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली किया
कि भी अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई, जितनी मर्जी हाई इंटेंसिटी की बीम ले आओ, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला। आप चाहे एक दिन लाइट फेंकते रहो उस पर, चाहे 2 दिन फेंकते रहो, 3 दिन फेंकते रहो, वो ट्रैप का ट्रैप रहेगा। तो यहां पे भी फेल हो गई कि भी वो कहता निकल जाएंगे थोड़े टाइम बाद, ये कहता नहीं, तो यहां पे फेल हो गया। ठीक है। और तीसरी इसकी लिमिटेशन क्या आई वेव थ्योरी की? लिमिटेशन मतलब फेलियर क्या आया? कहते कि जब वेव थ्योरी में आपने क्या पढ़ा है कि जो लाइट आती है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में आती है, तो कहते हैं यहां पे मेटल सरफेस पे बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब वो वेव फ्रंट आएगा इसके ऊपर ऐसे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स उनसे एनर्जी गेन करेंगे। तो जो एनर्जी मिलेगी हर एक इलेक्ट्रॉन्स को, वो 1 सेकंड में हर एक को एनर्जी कितनी मिलेगी? बहुत कम, है ना। 1 सेकंड में सबको बहुत ही कम एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन इन यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकंड, इज वेरी स्मॉल। सभी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो 1 सेकंड में एनर्जी गेन करेंगे वो बहुत कम हो गए, क्योंकि सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही। तो इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को टोटल एनर्जी गेन करने के लिए बहुत टाइम ज्यादा लग जाएगा। कब इकट्ठा होगी एनर्जी, कब निकलेंगे, चाहे बेशक कहते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही क्यों ना हो लाइट की, तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, वो कोई शक नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। पर कहते हैं टाइम कितना लग जाएगा उसको। आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, उसको टाइम इतना ज्यादा लग जाएगा कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस तो होगा ही नहीं। और हमने तो पढ़ा है कि प्रोसेस क्या है, इंस्टेंटेनियस। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट दैट photoelectric effect is instantaneous। मतलब ये गलत होगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल तो यही था कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो नैनो सेकेंड्स में क्या हो जाता था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता था। तो ये गलत होगी। तो ये फेलियर है वेव थ्योरी की। वेव थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई। तो वेव थ्योरी अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो एक्सप्लेन करेगा कौन? अब आएगा कौन? आइंस्टाइन। हियर कम्स द ट्विस्ट। आइंस्टाइन जी आए। आइंस्टाइन ने समझाई ये सारी थ्योरी। बड़ा इंटेलिजेंट था ना, पढ़नी पड़ रही है फिजिक्स उसी के कारण। चलो फिर और पढ़ते हैं। तो आए आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने क्या बोला देखो, अब आइंस्टाइन ने थ्योरी समझाते वक्त इनको बोला कि भी जो लाइट है ना, कहते हैं लाइट का वेव नेचर नहीं, कहते लाइट में पार्टिकल होते हैं। तो इसने पहली चीज यही बोली कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बंडल्स या पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। कहते हैं जो लाइट है ना, लाइट में छोटे छोटे बंडल्स हैं, पैकेट्स हैं एनर्जी की। सारी एनर्जी लाइट क्या करती है, उन पैकेट्स में कैरी करके जा रही है, छोटे छोटे पैकेट्स। और उन पैकेट्स को क्या बोलते हैं, फोटोन्स। इसका मतलब लाइट में कहते हैं पार्टिकल्स हैं, और उन पार्टिकल्स का नाम क्या है, फोटोन। तो जो लाइट एनर्जी दे रहा है ना, कहते हैं वो लाइट एनर्जी कहां से देता है, वो लाइट एनर्जी देता है फोटोन से। इसने ये बोला। और इसने और क्या बोला, कहता जब ये लाइट मेटल सरफेस पे पड़ती है ना, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। ये भी इसने बोला। ये नहीं होगा कि एक फोटोन आया तो 4 इलेक्ट्रॉन ने उसकी एनर्जी को आपस में बांट लिया, ऐसा नहीं होगा। सारी की सारी एनर्जी उस फोटोन की एक ही इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी, चाहे ज्यादा हो चाहे कम। तो कहता एक फोटोन इंटरेक्ट करेगा मेटल के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, इसने ये भी बोला। और उसके बाद इसने बोला कि जो फोटोन की एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो किसके इक्वल होगी, एच न्यू। एच क्या है यहां पे, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ये इसकी क्या वैल्यू, फिक्स। और यूनिट्स क्या होंगे इसके, जूल सेकेंड। ठीक है, ये इसकी क्या आ गई, यूनिट फिक्स हो गई।
इसकी वैल्यू फिक्स होगी कि 6.62 इंटू 10⁻⁻34। और यहां पे ये न्यू क्या है? न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो आपकी लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, और आपको पता है आगे फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? सी बाय लैम्डा। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो लाइट आएगी, एंड दिस इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड सी इज योर स्पीड ऑफ लाइट। वो आपको पता ही है। इसने ये बोला। उसके बाद इसने क्या बोला? कहते हैं जब एक मेटल पे आपकी लाइट फॉल होगी तो उसका एक फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करने लगा है। तो ये इलेक्ट्रॉन उस फोटोन की एनर्जी को दो पार्ट्स में यूज करता है। पहला पार्ट फ्री होने के लिए, मतलब पहला पार्ट वर्क फंक्शन के इक्वल होगा। कुछ एनर्जी फ्री के लिए चाहिए थी ना, बोला था मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्क फंक्शन को बोलते हैं, जिसके जो जरूरी है फ्री होने के लिए। तो कुछ एनर्जी तो फोटोन की ये यूज करेगा, वहां पे उसकी एनर्जी ली, और कुछ एनर्जी वो फ्री होने के लिए यूज कर देगा। और जो बची एनर्जी है उसके साथ क्या हो जाएगा? ये बाहर निकलेगा और भागना शुरू कर देगा, मतलब फुर्र हो जाएगा। तो वो बची हुई एनर्जी यूज होगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। तो यही इसकी इक्वेशन थी। कहता एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, जिसको फाई नॉट इससे भी लिखते हैं कई बुक्स में। तो एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब इसका क्या काम है? थोड़ी देर पहले अभी मैंने बोला था ना कि जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो निकलते वक्त उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस भी हो जाती है। कई बार क्या होता है, निकलते वक्त रास्ते में कोलिजन आ जाती है। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लूंगा, मतलब कि निकलते वक्त उसकी कितनी थी, अब रास्ते में टकरा गई तो वो लॉस हो गई। तो इसका वो वाला पार्ट हमने गिना नहीं, मतलब फिर अगर मैंने वो लॉस वाली काइनेटिक एनर्जी ले ली यहाँ पे कि निकलने के बाद कितनी थी, तो मुझे लेनी पड़ेगी एट अ टाइम जब वो यहां से निकला ही था, बिना कोलिजन, मतलब कोलिजन होने से पहले। तो यहां पे इसलिए आपकी इक्वेशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है कि भी वो इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन के बाद जो बची एनर्जी है वो कितनी है। जैसे मान के चलो हमारी जो वर्क फंक्शन था वो 2 जूल था, हमारी जो एनर्जी आई लाइट की वो 5 जूल थी। तो 5 में से 2 यूज कर लिया वर्क फंक्शन, और बची एनर्जी क्या आएगी उसकी? काइनेटिक एनर्जी 3 जूल। अगर उसका कोलिजन नहीं हुए कोई तो वो उसकी मैक्सिमम 3 काइनेटिक एनर्जी है। पर सपोज करो उसका कोलिजन होके इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, 1 जूल एनर्जी लॉस कर दी, तो और मैं फिर बाद में बाहर आके देखूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 2 जूल। तो क्या टोटल 5 हुआ? 2 + 2 4 हुआ। लॉस वाली एनर्जी तो हमने काउंट ही नहीं की। इसलिए क्या बोलते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेनी है कि भी वो अगर लॉस ना करे तो उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है? अगर वो सेम मेटल से निकले हैं और सेम लाइट ने उनको निकाला है तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं ड्यूरिंग द कोलिजन। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब यहां से देखो, कहता अगर मेरी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, मेरी नहीं लाइट की, ठीक है। तो अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गई तो क्या होएगा? इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा, पर मूव नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो गई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तो इलेक्ट्रॉन बाहर जरूर निकल जाता है, सरफेस पे आ जाता है, पर मूव नहीं करता, वहां पे रुक जाता है। तो वेलोसिटी 0 हो गई। वेलोसिटी 0 है उसकी मतलब तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है? 0 है। काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू को फिल करूं, न्यू की जगह न्यू नॉट और डब्ल्यू नॉट प्लस 0, तो डब्ल्यू नॉट किसके इक्वल आ गया? एच न्यू नॉट। इसका मतलब कि अगर आपने कभी भी मेटल का वर्क फंक्शन निकालना है और आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो आप वर्क फंक्शन निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट, एंड फर्दर इट इज एच सी बाय लैम्डा नॉट, वेयर न्यू नॉट इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा नॉट इज योर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो याद रखना, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो आप वहां से क्या निकाल सकते हो? वर्क फंक्शन निकाल सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो अब इसी इक्वेशन को अगर हम मॉडिफाई करके लिखें, देन
योर एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन की जगह एच न्यू नॉट प्लस कैनेटिक एनर्जी मैक्स। तो कैनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और कैनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ वी मैक्स का स्क्वायर, कि मैक्सिमम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। उसके बाद बच्चों अभी पीछे आप करके आए हो कि कैनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी रिलेशन होता है, तो कहता है इस रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू। तो ये इक्वेशंस थी उसकी, ये दिस इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, उसी से ये बनी और उसी से ये इक्वेशन बनी। इसी इक्वेशन के बेस पे उसने सारी जो एक्सप्लेनेशन लेनार्ड और हेल्वेज ने नहीं दे पाए जो, वो ये देगा अब एक्सप्लेनेशन। तो अब एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहली एक्सप्लेनेशन इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी की, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। आपने पीछे ग्राफ में देखा था ना कि इंटेंसिटी बढ़ने से करंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो इसने क्या बोला, कहता इंटेंसिटी, इंक्रीज इन इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, इंक्रीज इन इंटेंसिटी मींस इंक्रीज इन नंबर ऑफ photons striking the metal surface in unit time। कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो उसका मतलब अब आपके जो मेटल सरफेस है उसके जो किसी पर्टिकुलर एरिया पे 1 सेकेंड में ज्यादा फोटोन्स गिर रहे हैं। पहले इंटेंसिटी कम थी तो मान लो 20 फोटोन्स आर स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल सरफेस 1 सेकेंड में 20। अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब 20 से अब 1 सेकेंड में कितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं। आप और बढ़ा रहे हो 40 कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब था ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब अब मेटल पे 1 सेकेंड में ज्यादा फोटोन टकरा रहे हैं। और इसने ऊपर से क्या बोला कि अगर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, स्टार्टिंग में यही बोला था एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है बाहर, तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोन बढ़ेंगे, फोटोन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। और अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो सर्किट में आपका करंट बढ़ेगा। लॉजिक था इसकी बात में। इंटेंसिटी बढ़ी, फोटोन्स बढ़े, एक फोटोन एक को बाहर निकालेगा, तो जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, उतने ही सर्किट में क्या हो जाएगा, करंट ज्यादा हो जाएगा। पर प्रोवाइडेड एनर्जी ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। फिर चाहे आप 100 फोटोन्स फेंको, 200 फोटोन्स फेंको, अगर उनकी एनर्जी नहीं ज्यादा तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे। तो यहां पे ये इसने इंटेंसिटी की एक्सप्लेनेशन दे दी। अब दूसरी एक्सप्लेनेशन इसने क्या दी, दूसरी एक्सप्लेनेशन दी इसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। तो देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये एक्सप्रेशन जो था हमारा, कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये हमारा रिलेशन था आइंस्टाइन इक्वेशन। तो इसके लिए कहता मेरी इक्वेशन देखो, कहता अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो ये टर्म क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि आपका न्यू जो है वो न्यू नॉट से कम है। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो कैनेटिक एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव कैनेटिक एनर्जी का नो सिग्निफिकेंस, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना नेगेटिव कैनेटिक एनर्जी का। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकला, उसकी कैनेटिक एनर्जी नेगेटिव का मतलब कैनेटिक एनर्जी उसकी है ही नहीं, नेगेटिव कैनेटिक एनर्जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो इसका मतलब नो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड। ये वो भी बोल रहे थे एक्सपेरिमेंट से कि अगर आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं, और यहां से इसने भी एक्सप्लेन कर दी। तो दो जगह तो इसने क्या है, बाजी मार ली है ना, दो जगह बाजी मार ली इसने। एक तो ये इंटेंसिटी की एक्सप्लेनेशन दे दी, दूसरी इसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की दे दी। अब तीसरी देते हैं वो कैनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल जो फ्रीक्वेंसी से बढ़ रहा था, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन। तो अब देखो दोबारा से ये एनर्जी EV नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू, EV नॉट या
काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, जैसी ही आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, कम है तो आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा, निकलेगा ही नहीं, है ना, नेगेटिव हो जाएगी। आपने देखा कि भी नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं होगा। पर जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी आपकी, बड़ी होती जाएगी जितनी, क्योंकि न्यू नॉट तो फिक्स है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो फिक्स होती है, वो मेटल पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन मेटल, मेटल तो सेम है। आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो ये टर्म आपकी बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ये भी था हमारा कि अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी क्या आएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब उसके बाद इसने लास्ट दिया इंस्टेंटेनियस प्रोसेस की, जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी, तो इसने इंस्टेंटेनियस का दिया, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये कहता जब फोटोन मेटल पे आके टकराता है ना, तो फोटोन आके इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है, और उन दोनों के बीच में कौन सा कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, मतलब अपनी सारी एनर्जी किसको दे देता है, वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और कहते हैं कि इट इज अ सिंगल इवेंट इन विच इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ऑब्जर्व द टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन rather than continuous प्रोसेस। कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सिंगल इवेंट, एक ही टाइम में उसकी सारी एनर्जी क्या कर लेता है, गल्प कर दी, एक ही वक्त में एक ही टाइम पे उसकी सारी एनर्जी उसने गेन कर ली। ये नहीं कि उससे धीरे धीरे एनर्जी लेगा, ऐसे नहीं, एक ही टाइम पे उससे सारी एनर्जी ले ली, ठीक है ना। तो ये सिंगल इवेंट है कहता, इसीलिए उसने क्या बोला कि ये प्रोसेस भी क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस होगा, फास्ट होगा। ये नहीं कि धीरे धीरे एनर्जी गेन करेगा, जब पूरी हुई तब निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। इलास्टिक कोलिजन होगा, जैसे ही कोलिजन हुआ सारी एनर्जी गेन की और वो क्या हो गया, फुर्र हो गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, देखो ये आइंस्टाइन ने चारों ही एक्सप्लेनेशन दे दी, जो उसके लॉस थे, चारों लॉस जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इस आइंस्टाइन ने पार्टिकल नेचर से, लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर दिया, फोटोन की हेल्प से इसने एक्सप्लेन कर दिया। तो मतलब ये क्या था, ये सही था। तो कहते हैं अभी सही है या गलत है इसकी, तो ये कहां से पता चलेगा कि ये सही है या गलत, इसके लिए आइंस्टाइन बाबू आपको ये ग्राफ एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो उन्होंने बनाया था स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में। ये करो एक्सप्लेन तो जाने कि इस ग्राफ की स्लोप ऐसे क्यों आई और ये ग्राफ यहां से क्यों शुरू हो रहे थे, इसको भी जरा एक्सप्लेन करो कहते। तो उसने भी कहा कि आ जाओ, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो इसमें क्या है ये भी कर देते। तो इसके लिए कहता देखो मेरी इक्वेशन दोबारा से, ये वाली इक्वेशन EV नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट था, इसको मैं W नॉट लिख लेता हूँ, वर्क फंक्शन ही था उसको एच न्यू नॉट लिखते तो W नॉट लिख दिया। ये ग्राफ किस किस के बीच में, न्यू V नॉट और न्यू के बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है कहता। और आपको पता है कहता स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें y है v नॉट और x है हमारा न्यू। कहता है इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखो, तो इस साइड v नॉट होना चाहिए y, तो e उधर भेज दिया इसने, h बाई e न्यू माइनस w नॉट बाई e। अब करो कंपेयर, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y आपका v नॉट, m स्लोप होती है यहाँ पे, ये स्लोप होती है, और ये इंटरसेप्ट जो बताता है ग्राफ कहां से शुरू होता है। तो कहता है स्लोप कितनी है इस ग्राफ की, h बाई ई, और इंटरसेप्ट आया आपका माइनस w नॉट बाई ई। स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ जो है वो कहता स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना, स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो मतलब ग्राफ नीचे से शुरू होगा, यहां फ्रीक्वेंसी, यहां है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे से बनेगा ऐसे, यहां पे कोई वैल्यू है माइनस W नॉट बाई ई, और स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ बढ़ेगा ऊपर को, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ग्राफ बढ़ेगा,
कहता लो कर लो बात, बन गया ग्राफ, ऐसे ही जा रहा था ग्राफ। और कहता दूसरी बात आपने बोला स्लोप भी बताओ, तो कहता लुक एट द स्लोप। व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज h by e। h इज प्लैंक कांस्टेंट, e इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कोई भी मेटल ले आओ, कहते हैं हर मेटल के लिए ये स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट। हर मेटल के लिए h कांस्टेंट है, हर मेटल के लिए e कांस्टेंट है। तो क्या मतलब हुआ कि आप कोई भी मेटल ले आओ, हर मेटल का जो स्लोप होगा वो क्या आएगा? कांस्टेंट। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोल दिया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया ये चीज? अब यहां से जो आपने याद करना है फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, पहली चीज कि स्लोप ऑफ वी नॉट न्यू ग्राफ आपको क्या देती है? h बाई ई। तो यार ये टॉपिक कई बार ऐसे आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन फ्रॉम ग्राफ। कि आप ग्राफ से कैसे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो और वर्क फंक्शन की, वो आपको ग्राफ दे देगा। तो आपने क्या करना है, h की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? यहां से स्लोप इंटू ई। आपने इस ग्राफ में स्लोप निकालना है, उसको e के साथ मल्टीप्लाई करना है, अपने आप ही वो h आ जाएगा फिक्स वैल्यू वाला। और स्लोप कैसे निकालोगे? ये स्लोप थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस ही होता है स्लोप, tan थीटा को बोलते हैं स्लोप। तो आप यहां से परपेंडिकुलर निकाल देना और यहां से बेस निकाल देना, आपकी स्लोप निकल जाएगा। और रही बात वर्क फंक्शन की, तो इंटरसेप्ट किसके इक्वल है? माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई। और अगर मैं इंटरसेप्ट का मैग्नीट्यूड कर लूं, इंटरसेप्ट नेगेटिव आया ना नीचे, तो मैं सिर्फ वैल्यू लू, माइनस ना लू। अगर नीचे मान लो -3 है तो मैं 3 ले लूंगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो इंटरसेप्ट का मैग्नीट्यूड इज माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई, विच इज ओनली डब्ल्यू नॉट बाई ई, इधर इंटरसेप्ट का मैग्नीट्यूड। तो यहां से डब्ल्यू नॉट किसके इक्वल आ गया? योर डब्ल्यू नॉट इज ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट। ये आपका आ गया वर्क फंक्शन। तो ये डिटर्मिनेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार सीधा क्वेश्चन ये भी आता है, तो ये याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया? कई बार न्यूमेरिकल में ये चीज आ जाती है, आपको वर्क फंक्शन निकालने को बोलता है और वो आपको स्लोप बता, आपको इंटरसेप्ट दे देता है क्वेश्चन में। तो जिसको तो पता होता है कि भी हाँ इंटरसेप्ट इंटू ई करो तो वर्क फंक्शन होता है, वो निकाल देता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहां से तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहते हैं आइंस्टाइन भाई तू जीत गया, तेरी है चुरी, तूने एक्सप्लेन किया, ले ले अपना क्रेडिट। जिसके कारण अब क्रेडिट मिला है तो अवार्ड भी मिलेगा। तो 1921 में he received नोबेल प्राइज फॉर दिस। 1921 में आइंस्टाइन को इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, इतना एफर्ट लगाया तो नोबेल प्राइज तो बनता था। ठीक है, इसलिए इसको नोबेल प्राइज मिला 1921 में। अब इसने फोटोन के बारे में कुछ फीचर्स दिए हैं, उसकी प्रॉपर्टीज दी हैं फोटोन की। तो सबसे पहले फोटोन के बारे में क्या प्रॉपर्टी दी कि इट ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सी के साथ ट्रेवल करेगा 3 × 10⁸ in different medium it has different velocity। जैसे लाइट की वेलोसिटी हर मीडियम में चेंज होती है, वैसे इसकी वेलोसिटी भी हर मीडियम में क्या होगी? चेंज। क्योंकि जितनी स्पीड के साथ उस मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगा, ये भी उतनी स्पीड के साथ करेगा। ये नहीं कि अगर उस मीडियम में की लाइट की स्पीड कुछ और है तो इसकी कुछ और होगी, ऐसा नहीं होगा। जैसे लाइट की स्पीड चेंज होगी, वही स्पीड कौन गेन करेगा? फोटोन गेन करेगा। तो हर मीडियम में फोटोन की स्पीड भी क्या होती है? चेंज होती है। तीसरा क्या है? फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। कैसे पता चला? अनडिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है whenever a charged particle moved in an electric field or in magnetic field, उसके ऊपर हमेशा फोर्स लगती है, जिसके कारण उसके पाथ में डिफ्लेक्शन आती है। बट इसके पाथ में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ये अनडिफ्लेक्टेड अपने पाथ पे चला जाता है स्ट्रेट। इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल।
फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है कि फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। अगर फोटोन बैठ गया खत्म, वहीं पे इसके सिर पे बंदूक रखी हुई है कि भी फोटोन भाई तू बैठ गया तो ठिशो, बैठना नहीं है तूने। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। अब ये कहां से आता है, देखो एक एक्सप्रेशन है आइंस्टाइन ने दिया था कि रेस्ट मास अगर आपने निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, m 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये m ये वाला मास है जब वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, जब फोटोन मूव कर रहा है ना विद वेलोसिटी v, ये तब का मास होता है। m नॉट होता है उसका रेस्ट का मास। अब हमें पता है कि फोटोन तो ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो v इज इक्वल टू c। तो यहां पे मैं v की जगह क्या फिल कर दूंगा, c। 1 माइनस 1 कितना आ गया, ये 0। तो रेस्ट मास फोटोन का कितना है, 0। ये मास है तब का जब वो c स्पीड से ट्रेवल करेगा, m नोट है जब वो रेस्ट पे होगा। तो यहां पे मैंने उसकी वेलोसिटी फिल कर दी कि वो कितनी स्पीड के साथ जा रहा है, c। तो जैसे ही सॉल्व किया कितना मास आ गया, 0। तो इसलिए फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0। एंड फिफ्थ इज, अगर आपने फोटोन का मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो वो कैसे निकलेगा, आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, mc आ गया। और उसके बाद आइंस्टाइन का एक और फॉर्मूला है, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो यहां से देखो mc किसके इक्वल आ गया, E बाय c के एक c नीचे चला जाएगा। तो ये मैं mc की जगह क्या फिल कर दूंगा, E बाय c। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू नीचे c, और c बाय न्यू क्या होता है, लैम्डा, नीचे आएगा लैम्डा क्योंकि c नीचे था। तो ये है फोटोन के मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, कभी भी आपने फोटोन का मोमेंटम निकालना है, आपने क्या करना है, प्लैंक कांस्टेंट को डिवाइड कर देना है वेवलेंथ के साथ। क्लियर हो गया ये चीज। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज। तो अब यहां से कंक्लूजन क्या मिला, कहते आपने पिछला चैप्टर पढ़ा वेव ऑप्टिक्स, आपने इंटरफेरेंस की, आपने उसमें डाइफ्रैक्शन पढ़ा, वो सब कुछ एक्सप्लेन था ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वो गलत तो था नहीं, वो भी सही था। और आइंस्टाइन ने ये थ्योरी एक्सप्लेन की ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर, ये भी सही था। तो गलत तो दोनों नहीं है, वेव थ्योरी भी अपनी जगह सही है और पार्टिकल थ्योरी भी अपनी जगह सही है। तो इसका मतलब यहां से कंक्लूजन क्या किया इन्होंने, उनको भी गुस्सा नहीं होने दिया और पार्टिकल वालों को भी नहीं गुस्सा होने दिया। इन्होंने बोला कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर एग्जिबिट करती है, तभी चैप्टर का नाम था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। एंड मैटर भी था साथ में, वो भी बताता हूं। तो रेडिएशन के ड्यूअल नेचर कर दिए इन्होंने। कुछ जो है फिनोमिना वो बेस्ड थे कहते वेव पे, जैसे इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन, और कुछ फिनोमिना जो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक वाला इफेक्ट, ये बेस्ड है पार्टिकल नेचर पे। इसलिए इन्होंने बोला रेडिएशन के ड्यूअल नेचर। ठीक है जी। पर फिर ये भी आया, कहते यूनिवर्स लव सिमेट्री, यूनिवर्स को सिमेट्री पसंद है कहते। उसका क्या मतलब है कि अगर लाइट के दो नेचर हैं तो पार्टिकल मूव करेगा तो उसके भी दो नेचर होने चाहिए। पार्टिकल का एक ही नेचर क्यों होता है, हमारा एक ही नेचर क्यों है कहते हैं। अगर लाइट के दो नेचर है तो पार्टिकल के भी दो नेचर होने चाहिए। और यूनिवर्स लव सिमेट्री, इसलिए एक साइंटिस्ट था डी ब्रॉगली, इसने क्या बोला, जब पार्टिकल मूव करेंगे तो उनके साथ भी वेव होती है, मतलब वो भी उनके मोशन के साथ भी वेव होगी। एंड उस वेव को क्या बोलेंगे हम, मैटर वेव्स, या इसके नेम के अकॉर्डिंग डी ब्रॉगली वेव। देखो द वेव, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, द वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स इन मोशन इज कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रॉगली wave, and wavelength of this wave is called de Broglie wave। जब पार्टिकल मूव करेंगे तो उनके साथ भी वेव आएगी, उस वेव को मैटर वेव बोल दिया और डी ब्रॉगली वेव बोल दिया। साइंटिस्ट था, उसने अपना नाम दे दिया। और कहते हैं इस वेवलेंथ, इस वेव की वेवलेंथ को क्या नाम देंगे हम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब इस साइंटिस्ट ने एक रिलेशन दिया जिससे आप कोई भी पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हो।
क्या फॉर्मूला था उसका, थोड़ी सी डेरिवेशन है उसके लिए। देखो इसने बोला फोटोन के लिए निकालता हूं, फोटोन की वेवलेंथ निकालने के लिए फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, और न्यू होता है C बाय लैम्डा। और आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग E किसके इक्वल होता है, MC स्क्वायर के, है ना। आइंस्टाइन ने ये बोला एनर्जी इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये दोनों एनर्जीज को इक्वेट कर दिया। HC बाय लैम्डा इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये C के साथ C क्या हो गया, कैंसिल। MC H बाय लैम्डा इज इक्वल टू MC, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, यही था मोमेंटम का फॉर्मूला है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से लैम्डा किसके इक्वल आ गया, लैम्डा इज H बाय P, सो दिस इज द रिलेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो अगर आपने किसी भी पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा दैट इज इक्वल टू H अपॉन mv, मोमेंटम होता है। तो किसी भी पार्टिकल, सारे पार्टिकल सी स्पीड से मूव नहीं ना करेंगे, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या आ गया, mv। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाना है आपने किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ निकालने का। अब न्यूमेरिकल्स के लिए इन फॉर्मूले के कुछ आगे भी रिलेशंस है, जैसे कि देखो पहला तो यही फॉर्मूला आ गया H बाई पी, उसके बाद आपने ये भी पढ़ा है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है, 2m काइनेटिक एनर्जी होता है ना ये रिलेशन। तो लैम्डा का दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, H बाई रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। पढ़ा नहीं, ये पीछे स्टॉपिंग पोटेंशियल था, यहाँ पे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होगा जो उसको मूव करवाएगा। तो तीसरा फॉर्मूला आ गया लैम्डा इज इक्वल टू एच, काइनेटिक एनर्जी की जगह रूट 2m चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना बच्चों, हमें आदत पड़ी होती है काइनेटिक एनर्जी को EV नॉट लिखने की, और आप फॉर्मूले में E ही यूज कर लेते हो। बच्चे पार्टिकल अगर प्रोटॉन हुआ फिर तो क्या लिखना पड़ेगा, प्रोटॉन का चार्ज। चलो प्रोटॉन तो फिर भी E के इक्वल ही होता है, अगर अल्फा पार्टिकल आ गया उसका तो चार्ज ज्यादा होता है। तो इसलिए ये याद रखना, ये बार बार मैं बोल रहा हूं, ये याद रखना कि यहां पे फॉर्मूले में Q लेना है, Q इज द चार्ज ऑफ पार्टिकल। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये 3 फॉर्मूलेज हैं जो न्यूमेरिकल में आपको काम आएंगे। उसके बाद डी ब्रॉगली वेव की कुछ बातें जो पता होनी चाहिए आपको, जिसमें सबसे पहले है कि जो डी ब्रॉगली वेव है बच्चे, ये डी ब्रॉगली वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर नहीं होती। इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। क्यों ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब बनती है, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं। जब ये एक्सेलरेट होते हैं ना तब बनती है अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चार्ज पार्टिकल। पर हमारी वाली वेव तो फोटोन के साथ भी आ रही, उसने बोला सारे पार्टिकल्स, उसने चार्ज पार्टिकल नहीं बोला। तो हमारी वाली तो फोटोन के साथ भी आ रही है, अनचार्ज पार्टिकल भी वेव दे रहा है, इसलिए डी ब्रॉगली वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर नहीं होती, ये याद रखना। और दूसरी, मैक्रो पार्टिकल्स की जो वेव है वो नहीं दिखती। वाई वेव इज नॉट सीन विद द मैक्रो पार्टिकल्स। मैं अगर मूव कर रहा हूं, मैं अगर भाग रहा हूं, तो मेरी वेव क्यों नहीं दिख रही। इसका क्या आंसर है, कहते हैं लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv। मैक्रो पार्टिकल्स होती हैं, इनकी v की वैल्यू स्मॉल होती है, इनका मास ज्यादा होता है, लार्ज, और h बहुत ही छोटा होता है। और अगर आप डिनोमिनेटर वाले नंबर को h से डिवाइड करोगे, मास बड़ा है, h को डिवाइड करोगे तो आप h को और छोटा कर दोगे, मतलब ये टर्म आपकी और छोटी हो जाएगी। आप नीचे मास आपका ज्यादा है ना, आपका मास बहुत ज्यादा होगा, मेरा मास बहुत ज्यादा है। तो जब आप इस टर्म को डिवाइड करोगे h के साथ, जो पहली किस में होता है, नेगेटिव में होता है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34, उसको आप इतने ज्यादा मास से डिवाइड करोगे तो आपकी लैम्डा की वैल्यू तो बहुत ही क्या आ जाएगी, स्मॉल, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो कहां वेव दिखेगी बच्चों, वेवलेंथ ही नहीं है, वेवलेंथ ही 0 आ रही है, 0 के अप्रॉक्स आ रही है, तो वेवलेंथ ही नहीं होगी तो वेव कहां से दिखेगी। इसलिए हमें मैक्रो पार्टिकल्स के साथ जो है वेव नहीं दिखती। माइक्रो में दिखती है, इलेक्ट्रॉन जाएगा दिखेगी, प्रोटॉन जाएगा तो आपको वेव नेचर दिखता है, उसका शो होता है, मतलब वेव नेचर को शो करते हैं। फोटोन्स का वेव नेचर शो होता है, ठीक है, इसलिए लाइट भी वेव नेचर शो करते हैं ना, क्योंकि फोटोन है उसमें, कभी कभी फोटोन वेव नेचर शो कर देता है, कहते हैं, इसलिए लाइट के ड्यूल नेचर को मानना चाहते हैं। अब लास्ट
द लास्ट पार्ट ओनली, बस खत्म होने वाला है। तो देखो अब नॉर्मल फॉर्मूला तो ये आ गया आपका, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, 3 फॉर्मूले मैंने लिख दिए आपके। अगर सपोज करो आपको इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्वेश्चन आ गया ना, इलेक्ट्रॉन की लैम्डा निकालो, तो फॉर्मूला तो आप ये भी लगा सकते हो फॉर इलेक्ट्रॉन, ये भी याद रख लेना, सभी के लिए मत लगा देना इसको। फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो 2m काइनेटिक एनर्जी, और सपोज करो आपको पोटेंशियल दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। और अगर मैं इनमें सभी वैल्यूज को फिल कर दूं ना, H2 मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सिर्फ V बच जाएगा। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे, ऑन सॉल्विंग वी गेट 1.23 बाय रूट V नैनोमीटर। तो दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया हुआ है और आपको इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पूछ ली, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, दिस इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। कई बार इनका ग्राफ पूछ लेते हैं, अगर लैम्डा वर्सेस वी का ग्राफ पूछ लिया या रूट वी का ग्राफ पूछ लिया तो इनवर्सली है, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, सॉरी ये तो डायरेक्टली का हो गया, ये कुछ इस तरह बनेगा। और अगर सपोज करो आपका ग्राफ लैम्डा वर्सेस 1/√v का हुआ, 1/√v का, तो 1/√v तो डायरेक्टली हो गया ना 1/√v, फिर आपका ग्राफ कुछ इस तरह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है जो आपको पूछे जाते हैं। इनकी स्लोप्स आपको पता होनी चाहिए क्या होती हैं, ठीक है, इनकी स्लोप बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 1/√v की बात करूं तो ये फॉर्मूला देखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m, ई की जगह क्यू लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और होता, अगर रूट वी को अलग कर दिया तो लैम्डा y हो गया, ये 1/√v x हो गया, और ये आपकी क्या आ गई, दिस इज योर स्लोप। ठीक है, तो इसकी स्लोप आपको क्या देती है, h/√2m3। और इसके बाद ही एक जो माइंड में कंसेप्ट आया वो दे है कि अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ और वेवलेंथ पूछ ली, तो ये फॉर्मूला होता है √2m काइनेटिक एनर्जी। और आपने +1 में पढ़ा है कि गैसेस के केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kBT, वेयर kB क्या होता था आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अगर मैं ये वैल्यूज को यहाँ पे फिल कर दूं तो h/√3m kBT, तो ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो लैम्डा के 4 फॉर्मूलेज आ गए, एक मोमेंटम के साथ, एक काइनेटिक एनर्जी के साथ, एक पोटेंशियल के साथ, और एक आ गया आपका टेम्परेचर के साथ। तो विद दिस आपको इस चैप्टर की थ्योरी जो है समझ लग गई होगी। ये सफिशिएंट है आपकी बोर्ड्स के लिए, इसको पढ़ो सिर्फ, ये सफिशिएंट है आपका थ्योरी पार्ट। रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो वेरी सून आई विल कम विद द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें मैं करवाऊंगा आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, तब तक बच्चों इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसके बगैर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।